प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी के पार्ट 1 को। मतलब उसमें हम लोग जाने थे कि कैसे डिजायरेबल जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। आज हम लोग पूरा मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा ये सेकेंड क्लास है नीट क्रैश कोर्स का, और आई होप सब लोग है ना इसको देख रहे होंगे। और ये नीट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बोर्ड क्लास वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि डिजायरेबल जीन जो होती है मतलब वांछनीय जीन जिसका हमें चाहिए रहता है, उसको हम क्या करते हैं होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए प्लाज्मिड वगैरह का यूज़ करते हैं। आज हम उसमें जो यूज़ होने वाले जितने भी टूल्स हैं, चूँकि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी जो होता है ना, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। टूल्स मतलब उपकरण। जैसे कोई बड़े बड़े मशीन्स वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, तो उनको ओपन करने के लिए टूल्स की जो ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर भी सेल के अंदर जो डीएनए है ना, उसको हम लोग निकालना है हमें उसको, तो उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टूल्स की। तो उसी में जो टूल्स यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पुनर्योजन डीएनए तकनीक के उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है? टूल्स। तो हम लोग टूल्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टूल्स जो है जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं उसको मैं पहले लिख के यहाँ पर बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है हिंदी में दिया गया है, तो हिंदी में वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स इन बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जिन टूल्स का जिन उपकरण का यूज़ होता है उसको हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टूल्स यूज़ होता है वो होता है एंजाइम। दूसरा, वेक्टर का यूज़ करेंगे हम लोग। तीसरा, होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा नंबर होता है डिज़ायरेबल जीन। डिज़ायरेबल जीन एंजाइम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स ही बोलते हैं, या तो फिर इसको जो आणविक क्रिया करने वाले जो होते हैं वो बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स एंजाइम्स ही हैं, एंजाइम्स। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं इसको संवाहक। होस्ट सेल का मतलब होता है मेजबान कोशिका, मेजबान कोशिका। और डिजायरेबल जीन का मतलब होता है वांछनीय जीन, वांछनीय जीन बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इन चारों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, किसका किसका? एंजाइम्स का, वेक्टर का, होस्ट सेल का, डिजायरेबल जीन का। और ये चारों का यूज़ करके ही पूरे बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये टूल्स जो है बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूजेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तोड़ने वाला एंजाइम, तोड़ने वाला। अभी क्या चीज़ को तोड़ेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है क्लीवेज एंजाइम। दूसरा क्या है? क्लीवेज एंजाइम। तीसरा होता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। चौथा होता है ज्वाइनिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम। और पांचवें नंबर में होता है एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट। तो ये 5 टाइप के एंजाइम का यूज़ करने वाले हम लोग क्या करने के लिए? बायोटेक्नोलॉजी को सफल बनाने के लिए इन 5 टाइप का। तो ये एंजाइम से रिलेटेड है, तो एंजाइम का 5 टाइप होता है यहाँ पर, है ना। इन 5 एंजाइम्स का क्या करेंगे हम लोग? यूज़ करेंगे, तब जाके जैव प्रौद्योगिकी सफल बन पाता है। तो लाइटिक एंजाइम में भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के हमें सेल लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि लाइटिक एंजाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इधर देख सकते हैं कि ये जो एक सेल होता है, एक कोशिका, है ना, जैसे मान लो मैं प्लांट सेल ले रहा हूँ। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका ले रहा हूँ, तो हम जानते हैं पादप कोशिका के जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो चूंकि हमें क्या करना है? डिजायरेबल जीन तक पहुंचना है, वांछनीय जीन तक। और जीन होती है डीएनए में, है ना। ये कहाँ पर होती है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पर होते हैं? तो डीएनए होते हैं
क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ पर होती है? तो क्रोमोसोम होती है क्रोमेटिन मटेरियल में। कहाँ पर होती है? क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब गुणसूत्रीय पदार्थ में। क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पर होती है। तो क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ होती है? तो ये होती है न्यूक्लियस में। ये कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है? तो हर एक सेल के अंदर में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जो सेल के अंदर में होती है, इसका नाम है न्यूक्लियस। और देखो सेकेंड लेयर, एक और लेयर होती है, उसका नाम है क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो कुल मिलाकर हमें इस जीन तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा कहाँ पर? डीएनए के पास। डीएनए कहाँ पर रहेगी? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पर रहेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल में। और क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर में है। तो देखा जाएगा कि ये सेल के अंदर में हमारे पास में ये बाउंड्री है, सेल वॉल सबसे पहले आउटर बाउंड्री, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में सेल मेम्ब्रेन है बाउंड्री, उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में ऐसे लिक्विड वाला पोर्शन जो भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। जब वो कंडेंसेंस होता है तो क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम में ही क्या रहते हैं? डीएनए या तो फिर जीन। तो कुल मिलाकर हमें जीन तक पहुंचने के लिए इसको ब्रेक करते हुए जाना पड़ेगा, मतलब तोड़ते हुए जाना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो कौन सा एंजाइम है? लाइटिक एंजाइम है। ठीक है। अगला हम लोग क्लीवेज एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे, सिंथेसाइजिंग एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग एंजाइम, अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइटिक एंजाइम जो होती है वो कौन कौन से सेल्स के लिए क्या क्या मतलब होती है, उसको भी देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं लाइटिक एंजाइम के बारे में। सबसे पहला लाइटिक एंजाइम, मतलब सेल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लाइटिक एंजाइम। एग्जाम्पल प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। इसका यूज करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। दूसरा लाइपेज एंड प्रोटीएज, इसका यूज करेंगे हम लोग सेल वॉल को तोड़ने के लिए। तो कौन सा सेल वॉल? तो प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज किया जाता है लाइपेज एंड प्रोटीएज का। अगला यूज करते हैं हम लोग लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है बैक्टीरियल सेल के लिए। जो बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसको तोड़ने के लिए हम लोग लाइसोजाइम का यूज करते हैं। अगला और है काइटिनेज। तो काइटिनेज का यूज किया जाता है फंगल सेल के लिए। कौन से सेल के लिए? फंगल सेल, क्योंकि फंजाई का भी जो आउटर लेयर जो होता है वो को क्या होता है? काइटिन से बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है उसमें, और उसको ब्रेक करने के लिए काइटिनेज का यूज किया जाता है। तो अब से हमें याद भी रखना चाहिए क्या, कि जिसके भी लास्ट में एज आता है वो सब एंजाइम्स ही होते हैं। तो प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लाइपेज प्रोटीएज का यूज प्लांट सेल के लिए, क्योंकि प्लांट सेल बना रहता है, जितने भी प्रोटीन होते हैं और जितने भी लाइपेज होते हैं, मतलब लिपिड होते हैं, लिपिड और प्रोटीन इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है। तो प्लांट के इसके सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीएज का यूज़ किया जाता है। लाइसोजाइम के लिए लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। काइटिनेज जो है फंगल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्लांट सेल की एक और खास बात हम लोग पढ़े रहते हैं सेल वॉल वाले टॉपिक में, कि ये सेलुलोज से भी मिलकर बनी रहती, तो सेलुलेज वगैरह का भी यूज़ किया जा सकता है ना, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो लाइटिक एंजाइम मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि क्योंकि अलग अलग जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है या जो बाउंड्री है सेल की, उसको तोड़ने के लिए अलग अलग टाइप के लाइटिक एंजाइम या तोड़ने वाले एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम, तो क्लीवेज एंजाइम की क्या खास बात होती है कि ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सो न्यूक्लियेज और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज। इन सब का थ्योरी अभी आगे दिया गया है ना, थ्योरी भी देखेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक करने वाला। जैसे कि मान लो ये डीएनए है ना, ये भी डीएनए है, तो इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज एंजाइम। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से ये जो डीएनए का टुकड़ा है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो डीएनए है 5 डेज से 3 डेज इंड में जो डीएनए है
उसको साइड साइड का मतलब टर्मिनल एंड से, साइड से ब्रेक करने का काम किसका रहता है, एक्सोन्यूक्लियस का। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करती है, ये क्या करती है, एक विशिष्ट क्रम जो रहता है वहां से कट करती है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करती है, इसको स्पेसिफिक साइड से मतलब एक विशिष्ट क्रम से काटती है। विशिष्ट क्रम का मतलब अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, कल भी बताया था मैंने, उल्टा सीधा एक समान जहां पर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस रहता है वहीं पर को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये विशिष्ट जगहों से, डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटने का काम किसका रहता है, एंडोन्यूक्लियस का। ठीक है, क्लियर। अगला थर्ड नंबर का एंजाइम जो है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संश्लेषणकारी एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, सिंथेसिस करेगा, चूंकि नाम से स्पष्ट है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, बनाना। तो देखो क्या होता है, दो टाइप की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। एक हम लोग डीएनए टेम्पलेट से वापस डीएनए बनाते हैं, तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है डीएनए पॉलीमरेज। किसकी जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा हम लोग आरएनए टेम्पलेट जब लेते हैं तो आरएनए से भी हम क्या बनाते हैं, डीएनए। तो आरएनए से जो डीएनए बनाते हैं तो उसके लिए भी आरएनए डिपेंडेंट है ना, डीएनए पॉलीमरेज, या तो हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या बनाते हैं, डीएनए बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में यही है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम में क्या करते हैं हम लोग, डीएनए से डीएनए बनाते हैं या तो फिर आरएनए से भी डीएनए बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला चौथा नंबर है ज्वाइनिंग एंजाइम। चौथा नंबर क्या है, ज्वाइनिंग एंजाइम है। तो ज्वाइनिंग एंजाइम के एग्जांपल याद रखना, हमेशा किसी को भी मतलब डीएनए के टुकड़े को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, चाहे हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोले या डीएनए फ्रेगमेंट्स, उनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। उस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए लाइगेज। और यही डीएनए लाइगेज जो है, जो छोटे छोटे टुकड़े जो बने हुए रहते हैं डीएनए के, है ना, कहीं पर भी हो इसको ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो डीएनए लाइगेज की ही जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज के द्वारा ही इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला एक और एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट, इस एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, तो ये क्या करता है, इसका काम है 5 डेज एंड से, 5 डेज एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है। किसको हटाता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, रिमूव करता है। ठीक है, फॉस्फेट 5 डेज एंड से क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। मतलब ये है कि डीएनए में देखो, हम डीएनए का है ना यहाँ पर फ्रेगमेंट्स का ऐसे लेते हैं डबल स्टैंडर्ड, इधर 5 डेज एंड रहता है, इधर 3 डेज एंड, इधर 3 डेज एंड रहता है, इधर 5 डेज एंड। तो क्या होता है, डीएनए का जो बैकबोन रहता है शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना रहता है, जबकि इसके स्टेप जो रहते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन बेस रहता है। जैसे यहाँ पर है ऐसे स्टेप ले ले, तो ये जो रहता है ये बना हुआ रहता है नाइट्रोजन बेस का। तो एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन द्वारा जुड़ा रहता है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के द्वारा ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, नाइट्रोजन बेस है। इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, ये वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं उसमें शुगर और फॉस्फेट है। तो 5 डेज एंड से किसको हटाता है, रिमूव करता है, किसको, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है कौन, एल्कलाइन फॉस्फेट। तो उसका रीजन क्या है, क्यों रिमूव कर रहा है, तो रीजन देखते हैं हम लोग, उसका रिमूव करने का रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि ये जो वापस से इसको जो ज्वाइनिंग होता है वापस से जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जब कट किए हैं तो क्या रहता है, रेप्लिकेशन की क्षमता रहती है डीएनए के अंदर, वापस से जुड़ सकता है। और वापस से जुड़ने से बचाने के लिए, वापस से उसको जुड़ने से बचाने के लिए ही क्या करते हैं यहाँ पर, डीएनए को वापस जुड़ने से रोकता है, जुड़ने से रोकता है। अब 5 डेज एंड को से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिए तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, डीएनए वापस नहीं जुड़ पाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, हम लोग इससे पहले वाले पेज में हम लोग देखे, क्या देखे कि बायोटेक्नोलॉजी में
जो टूल्स है, यूज होने वाले टूल्स है, उसमें सबसे पहला क्या आता है, एंजाइम, दूसरे नंबर में आते हैं संवाहक या वेक्टर, तीसरे नंबर में आते हैं होस्ट, और चौथे नंबर में आते हैं कौन, डिजायरेबल जीन। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला देख चुके कि इसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में देख चुके, और इन एंजाइम में से इन सब का काम भी देख चुके कि कौन क्या काम करता है, और इन्हीं सब का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर है ना, वही बात है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के उपकरण में, उपकरण का मतलब वही टूल्स, टूल्स में यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मतलब आणविक कैंची बोलते हैं वैसे कि, इसी को हम लोग आणविक कैंची भी बोलते हैं। और हम लोग वहाँ पर भी देखे थे एंजाइम्स वाले टॉपिक में, जो क्लीवेज एंजाइम में आया था एंडोन्यूक्लियेज, उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में पढ़े थे। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग आरई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरई। ठीक है, दूसरा क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वाहक का मतलब होता है जो वेक्टर्स होते हैं जो क्लोन बना सकते हैं, है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। और तीसरा क्या होता है, सक्षम मेजबान कोशिका। सक्षम मेजबान कोशिका का मतलब होस्ट सेल, कि जो हम लोग यहाँ पर देखे चार चीजें कि एंजाइम, वेक्टर, होस्ट सेल, डिजायरेबल जीन, इन चारों को ही बताया गया वहाँ पर। एक डिजायरेबल जीन को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, तो वो चौथा नंबर की उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिजायरेबल जीन को ही होस्ट सेल में ट्रांसफर करवाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और वही क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी। देखो इसमें डायग्राम से हम देख भी सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होती है डीएनए को, इसको मॉलिक्यूलर सीजल या आणविक कैंची भी बोलते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ये डीएनए का जो थ्रेड दिख रहा है उसको आणविक कैंची के रूप में काम कर रहा है। ऐसे कैंची टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एंजाइम है। वो क्या करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस रहते हैं उसके बीचों बीच से कट करता है। तो पहला काम इसका यही रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, वो क्या है एक्चुअल में, ये है प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो होती है ना, हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहती। प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है कि ये खुद ही अपने क्लोन बना सकता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता इसके अंदर विकसित रहती है, इसलिए ये क्या कर सकता है, रेप्लिकेट, स्वयं रेप्लिकेट हो सकता है। अगला क्या है, सक्षम मेजबान। इसका मतलब ये है कि जो डिजायरेबल जीन होते हैं उसको लेके जाने वाली जो हो वेक्टर है, वो क्या करती है, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर में पहुंचती है तो होस्ट सेल जो है उसको लेने की जो क्षमता रखता है ना, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सक्षम मेजबान। और वो भी प्रोकैरियोटिक सेल से ही होते हैं, जैसे यूरिया कोलाई वगैरह हो गया, कोई और दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया हो गए, तो ये सब में पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा से बना के दिखाए भी हैं। अगला देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या आणविक कैंची। देखो इसकी क्या खास बात होती है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या आणविक कैंची की खास बात क्या है, ये वे एंजाइम हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटकर खंडों में विभाजित करते हैं। ये न्यूक्लियेज नामक एंजाइमों को वर्ग से आते हैं। मैं पहले ही बता दिया था, न्यूक्लियेज का मतलब एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज हम लोग पढ़े अभी जस्ट, जिसमें एंडोन्यूक्लियेज को बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही वही एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट क्रमों, विशिष्ट अनुक्रमों से काटती है। मतलब इसका एक स्पेसिफिक कटिंग साइट रहता है। जैसे डीएनए में बहुत सारे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, और उसमें देखो यहाँ पर ऐसे डायग्राम से दिखाया भी गया है कि जैसे इको R1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, आरई, ये क्या कर रहा है, GAATTC, और इधर से भी GAATTC है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस का क्रम। तो वहां पर क्या कर रहा है, ऐसे ऑब्लिक वाला क्लीवेज कर रही है, और ऑब्लिक क्लीवेज करके दोनों को सेपरेट कर रही है। तो इधर वाले में देखो ये वाला आ गया, और इधर वाले में ये वाला गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खास बात ये होती है कि ये विशिष्ट अनुक्रमों, मतलब एक विशेष जगह होती है, उसी जगह से ये क्या करता है, कट करता है। और वो विशेष जगह का नाम क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और कल मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में भी बताया था, क्या कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जिस जिस जगह में रिपीटेशन होगा, जैसे GAATTC है 5 डेज से 3 डेज में, वैसे इधर से भी 5 डेज 3 डेज में GAATTC है। तो उसी जगह से ही ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, डीएनए को। तो है ना, तो इसका यही काम होता है कि विशिष्ट स्थलों से क्या करना, डीएनए की कटिंग करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो जान गए हम लोग। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, विशिष्ट अनुक्रमों से कट कर रहा था। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे बनाते हैं, क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाम कर दिया है। इससे पहले एक लाइन और इधर मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना है।
जो पहला खोजा गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट आइसोलेटेड, पहला खोजा गया और पहला निकाला गया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब प्रतिबंधन एंजाइम जो था, है ना, उसका एग्जाम्पल है हिंद सेकेंड। हिंद सेकेंड नाम का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसको पहले बार डिस्कवरी किया गया था और उसको ही पहले बार निकाला गया था, किसको, हिंद सेकेंड नाम के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो देखो ये हिंद सेकेंड और ये सब चीज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में भी जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे नीट में, है ना, तो इसके बारे में भी जानते हैं उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण में देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखो जैसे मान लो एक आरी का नाम यहाँ पर दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, इको आर और वन, इको आर वन है ये। तो इको आर वन में से ई वाला जो वर्ड है ना, पहला जो शब्द है वो किसको बताता है, जीनस को बताता है, किसको बताता है, जीनस। और यहाँ पर जो दो शब्द और है को, सी ओ, वो किसको बताता है, स्पीसीज को। और कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को बताता है, ई वर्ड बताता है कोई भी ऑर्गेनिज्म के जीनस को बताता है, और आर बताता है स्ट्रेन को। स्ट्रेन का मतलब होता है जिससे वो कलर होते हैं, क्या होते हैं, कलर। कलर का मतलब होता है रंग देना, उसको प्रभेद, क्योंकि क्या होते हैं कई प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसको बिना रंग के दिखाई नहीं देते। जैसे ग्राम स्टेनिंग के बारे में सुने होंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं कि ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ऐसा स्ट्रेन विकसित किया था, है ना, जिससे बैक्टीरिया को उसमें डालने पर कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव, जिसमें कलर आ जाती है वो ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं और जिसमें कलर नहीं आ पाती वो क्या हो जाते हैं, ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब वही है, कलर देना होता है। और यहाँ पर देखो ये रोमन नंबर में लिखा हुआ जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो किसको बताता है, रोमन नंबर बराबर द ऑर्डर इन विच एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जिस बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने के बाद पहले बार निकाला जाता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण के ऑर्डर है। जैसे पहले बार निकाला गया तो उसको फर्स्ट नाम दे दिए, सेकंड बार निकाला गया सेकंड नाम दे देंगे, तो मतलब वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब पृथक्करण के क्रम को बताता है, कौन, ये जो रोमन नंबर में जो लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ से देख भी सकते हैं पहला अक्षर जीनस वंश को बताता है, दूसरा अगले दो अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रजाति स्पीसीज को इंगित करते हैं जिससे उन्हें अलग किया जाना था। उदाहरण जैसे इको आर वन में, इको आर वन देखो क्या है, इको आर वन में ई क्या है और सी ओ एल आई क्या है, तो ये होता है इशीरिया कोलाई, इशीरिया कोलाई। तो इशीरिया कोलाई में से ई वर्ड पहले लिया गया है और कोलाई में से सी ओ वर्ड को पहले लिया गया। कोई भी हम लोग बाइनोमियल सिस्टम पढ़ते हैं, द्वि नाम पद्धति जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि पहला लेटर जो रहता है ना जीनस को बताता है, दूसरा लेटर जो रहता है किसको बताता है, स्पीसीज को। ठीक है, और ज़्यादातर सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी में डबल नेम वाला स्ट्रक्चर रहता है, मतलब द्विनाम पद्धतिकरण से उसको बनाया गया है, बाइनोमियल सिस्टम्स रहते हैं। मतलब एक जाति या प्रजाति का दो वर्डों में नाम होता है, ठीक है, दो सेंटेंस में, मतलब एक होता है पहला नाम बताए, जैसे हमारा ह्यूमंस है होमोसेपियन, तो होमो वर्ड बताता है जीनस को और सेपियंस बताता है किसको, स्पीसीज को। यहाँ पर भी सेम इशीरिया कोलाई में से ई वर्ड लिया गया है यहाँ पर, और सी ओ किससे लिया गया है, स्पीसीज से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पहला वर्ड किसको बताता है, तो पहला वर्ड बताता है जीनस को, और दूसरा वर्ड किसको बताता है, स्पीसीज को बताता है, दूसरा और तीसरा वर्ड। चौथा बताता है स्ट्रेन को और पांचवा बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कौन सा क्या चीज को बताता है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नामकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा, है ना। और नामकरण पद्धति, तो नामकरण मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। नामकरण में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछते हैं सीधा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होती है उसमें फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर किसको बताता है, सेकंड और थर्ड किसको बताता है, फोर्थ किसको बताता है, फिफ्थ किसको बताता है, तो इसको हमें जानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, देखते हैं इधर इतिहास में इसका क्या है। 1963 में सीरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार दो एंजाइमों को अलग किया गया था सबसे पहले, है ना, और उसी को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, इको आर वन। एक एंजाइम डीएनए में मिथाइल समूह जोड़ता था, दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता था। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है मान लो,
और ये यहाँ पर इसका प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर रहता है प्लाज्मिड। क्या है यहाँ पर? प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड क्या होती है, प्लाज्मिड की खास बात ये होती है कि प्लाज्मिड की 3 खास बात है। क्या है ये? सबसे पहली बात ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होती है ये। दूसरा खास बात क्या होती है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होती है। और तीसरा खास बात क्या होती है? ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकती है। तो देखो इसकी क्या क्या खास बातें हैं, है ना, मैं कल भी लिख के बताया था कि प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है। तो प्लाज्मिड में हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है, देख सकते हैं। सबसे पहला ये क्या कर सकती है, ये क्या होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा क्या खास बात होती है? ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होती है, सर्कुलर डीएनए। और तीसरा खास बात क्या है इसका? सेल्फ रेप्लिकेट हो सकती है। मतलब व्हाट इज प्लाज्मिड करके आएगा तो क्या 3 चीज बताना है, क्या कि ये अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होती है, दूसरा ये दोहरी लड़ी युक्त सर्कुलर होती मतलब वृत्तीय होती है, और तीसरा क्या है? स्वयं प्रतिकृति कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड की खास बात है ये। तो प्लाज्मिड ऐसे होते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर इसका खुद का डीएनए है। जैसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है ये, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी क्या रहती है? खुद का डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो है ना, प्लाज्मिड के पास में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के मतलब ये जो है, ये वाला जो डीएनए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बनाता है, और यहाँ पर उसके कटिंग साइट रहते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड में। तो डीएनए से जो बना हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो प्लाज्मिड को क्यों नहीं काटता? तो प्लाज्मिड को नहीं काटने का रीजन है कि ये प्लाज्मिड क्या करता है, अपने यहाँ पर इस जगह पर क्या कर लेता है? मिथाइलेशन करता है, मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है ताकि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो उसको कटिंग नहीं कर पाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, एक एंजाइम डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता था, दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता था। अब देखो यहाँ से जो बनने वाले हैं, जैसे हम मिथाइलेशन से मिथाइल समूह को हटा देंगे तो इससे बनने वाला जो आरी था इसको क्या कर सकता था? कटिंग कर सकता था। लेकिन ये मिथाइलेशन से अपने आप को चेंज कर लेता है। यही कारण है कि इसके खुद का आरी इसके खुद के प्लाज्मिड को काट नहीं सकता। ठीक है, अभी तक के है ना ये इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, है ना, 230 से अधिक जीवाणु उपभेदों स्ट्रेन से 900 से अधिक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस या आरी की खोज हो चुका है। ठीक है, तो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ से हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि कितने स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अभी तक खोज हो चुकी है। तो हम बता सकते हैं कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर। आगे देखें। देखो वो इसको मैं पहले से बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करती है? ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं। डीएनए के सिरे से मतलब डीएनए यहाँ पर है और इधर 3 डेज इंड है, इधर 5 डेज इंड है। तो इधर और इधर से क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस को रिमूव करते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए एक्सो का मतलब होता है टर्मिनल इंड। तो ये जो टर्मिनल एंड होते हैं इन दोनों तरफ से ही क्या करता है? ये न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस की क्या खास बात होती है? ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। ये डीएनए की विशिष्ट पहचान अनुक्रम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस से जुड़ते हैं और 2 रज्जु स्ट्रैंड को विशिष्ट बिंदुओं पर काटते हैं। मतलब देखो यहाँ पर हम डायग्राम से देख सकते हैं, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। इसमें क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखो डीएनए का जो सीक्वेंस बना हुआ है उसको कटिंग कर रहा है, और कटिंग करने के बाद में देखो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जा रहे हैं। पहले एक ही में जुड़े हुए थे, अब दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ से 2 बातें जानना है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब, एक्सो मतलब होता है टर्मिनल एंड, साइड साइड से कटिंग करेगा, जबकि एंडो का मतलब होता है बीच से काटेगा लेकिन विशिष्ट क्रमों से काटता है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। देखो जैसे मैं पहले बताया था, पहले है ना कि पहला जो खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा है? हिंद सेकेंड है। ठीक है, यह छह बेस पेयर के एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर डीएनए को काटता है। इसे हिंद सेकेंड का पहचान अनुक्रम कहा जाता है। जैसे कि मान लो
हिंद सेकेंड का देखो रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है कि जहां पर भी डीएनए में इस टाइप का सीक्वेंस उनको दिखेगा, जैसे यहाँ पर ग्वानिन है, थाइमिन है, पायरिमिडिन और प्यूरिन, एडेनिन और साइटोसिन है। पायरिमिडिन प्यूरिन जानते होंगे है ना, प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन होती है एडेनिन और ग्वानिन, और जो कि पायरिमिडिन होती है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। चूंकि डीएनए है तो थाइमिन ही बस रहती है, यूरेसिल आरएनए में रहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जहां पर भी डीएनए में जी टी और उसके बाद पायरिमिडिन का है ना, कोई भी ले सकते हैं, पायरिमिडिन में यहाँ पर सी ले सकते हैं या तो टी ले सकते हैं, और प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन भी ले सकते हैं, एडेनिन और साइटोसिन, यहाँ जहां पर भी इसको ऐसे दिखेगा सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस का, वहीं पर ये क्या करेगा, कटिंग करता है। कौन? हिंद सेकेंड। तो हिंद सेकेंड का रिकॉग्नाइजेशन साइट है ये, ऐसे काटता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अलग अलग साइट दिया गया है, इसको याद भी नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन अलग अलग साइट दिया गया है। जैसे AGCT वाला जो साइट है उसमें है ना ALU फर्स्ट जो है इसमें कटिंग करता है, A थर्ड वाला जो है इसमें कटिंग करता है, इस टाइप का जो नाइट्रोजन सीक्वेंस है उसमें BAM-H1 इस टाइप का नाइट्रोजन सीक्वेंस में कटिंग करता है। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग क्या रहता है, कटिंग साइट रहता है, अलग अलग जगह में कट करते हैं। ठीक है, तो अभी बताया भी 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से अभी तक 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट अनुक्रमों से ही काटते हैं। विशिष्ट अनुक्रमों का मतलब ये है कि डीएनए में अपना अपना नाइट्रोजन बेस एक सीक्वेंस में बना हुआ रहता है और अपना अपना बना हुआ है, जिसकी वजह से ही वो स्पेसिफिक साइट से काट पाता है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, ये बात क्लियर है और इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं, है ना, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही ये प्रेजेंट रहती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, क्लियर। आगे देखें। अब देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बता ही चुका हूं, फिर भी देख सकते हैं कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। यह बेस पेयर का एक ऐसा अनुक्रम है जो दोनों रज्जुक पर 5 डेज से 3 डेज और इधर 3 डेज से 5 डेज दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है ना, एग्जाम्पल में देखो लिखा है क्या है, 5 डेज से 3 डेज। देखो डीएनए ऐसे रहती है दोहरी लड़ी में, ये 5 डेज एंड है, इधर 3 डेज एंड, इधर रहते हैं 3 डेज एंड, इधर 5 डेज एंड, ऐसे है। तो ये क्या रहता है, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ रहता है, जैसे जी जुड़ा है तो इधर है ना ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन जुड़ा रहेगा, इधर मान लो थाइमिन डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन ऐसे जुड़ा रहता है। तो देखो यहाँ पर GAATTC तीनों, ये जो जितने भी दिख रहे हैं 6 GAATTC जो 5 डेज से 3 डेज की ओर जब पढ़ते हैं तो भी वही है, और इधर से भी 5 डेज से 3 डेज की ओर पढ़ते हैं तो भी वही है GAATTC। इधर से इधर पढ़ते हैं तो भी वही है 5 डेज से 3 डेज में, इधर से भी 5 डेज से 3 डेज में वही है। तो इसको ही बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और कल मैं एग्जाम्पल भी दिया था, और एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे मलयालम को दिया है ना, और बहुत सारे हम लोग कल और भी देखे थे, नयन को देख सकते हैं। मतलब इधर से पढ़ेंगे तो भी वही है और इधर इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो भी वही मीनिंग है उसका। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है। ठीक है ना, बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं इसमें। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि दोनों दिशाओं में डीएनए की लड़ी में दोनों दिशाओं में 5 डेज से 3 डेज जाने पर, और इधर से भी 5 डेज दूसरी लड़ी के भी 5 डेज 3 डेज में जाने पर क्या होता है, समान नाइट्रोजन क्षारों का जो अनुक्रम मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल याद भी रख सकते हैं, GAATTC, और इधर से भी GAATTC, और यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखें। अब देखें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से तो कटिंग करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आणविक कैंची है तो हम जानते ही हैं। लेकिन देखो क्या होता है इसमें, प्रतिबंधन एंजाइम पैलिंड्रोमिक स्थलों के केंद्र से थोड़ा हटकर लेकिन विपरीत रज्जुक पर उन्हीं दो स्पेस पेयर के बीच में कटिंग करते हैं। थोड़ा हटकर का मतलब, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ऐसे बीचों बीच से ऐसे कटिंग होना चाहिए था, लेकिन वो बीचों बीच से कटिंग ना करके क्या करता है, थोड़ा हटकर इधर से
थोड़ा हटकर का मतलब यहाँ से ऐसे कटिंग करेगा और इधर को ऐसे ये कटिंग करता है, ठीक है। इसके सिरों पर एकल रज्जु गतिव्यापी खंड सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेस बच जाते हैं, इन्हें चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स कहते हैं। देखो क्या होता है, मोड ऑफ कटिंग जब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो मोड ऑफ कटिंग का मतलब काटता कैसे है, तो दो तरीके से काटते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है बीचों बीच से नाइट्रोजन क्षार के बीचों बीच से, जैसे 6 नाइट्रोजन बेस है तो उसके 3 इधर हो जाएंगे, दोनों अलग अलग। लेकिन कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रहते हैं क्या करते हैं, ऑब्लिक कटिंग करते हैं, मतलब तिरछा कटिंग करते हैं। देखो जैसे ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये पेन पूरा जुड़ा है ना, हम बीचों बीच से ऐसे काट कट कर देंगे, ठीक है। और एक कटिंग करेंगे ऐसे स्लाइड से तिरछा, तो ये वाला जो होगा ऑब्लिक होगा, तिरछा होगा, और ये वाला जो रहेगा क्या रहेगा, सीधा। तो दो प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो मोड ऑफ कटिंग में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक स्थलों के साइड से कट करता है, और देखो साइड से कट करने पर देखो यहाँ पर क्या बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं। स्टिकी एंड का मतलब होता है चिपचिपा सीरा, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो ऑब्लिक या तिरछा कटिंग करते हैं वो चिपचिपा सीरा बनाते हैं, जबकि जो सीधा कटिंग करते हैं उन लोग बनाते हैं ब्लंट एंड बनाते हैं। ब्लंट एंड का मतलब होता है कुंठित सीरा, मतलब जिसके सिरे आपस में वापस नहीं जुड़ सकते, और जबकि ऑब्लिक वाले के सिरे जो है वापस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। देखो यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे ये स्टिकी एंड बना था यहाँ पर, और इधर भी स्टिकी एंड बना, तो बाद में डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, बाद में उसको जोड़ने की भी जरूरत पड़ेगा तो जोड़ भी सकते हैं। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पर, मतलब हम एक डीएनए ऐसा था उसको इधर से कट किए, दूसरा डीएनए जो फॉरेन डीएनए था यहाँ से फॉरेन डीएनए लेके आए थे, दूसरा डीएनए जो डिजायरेबल जीन था वो वाला डीएनए लेके आए थे, उन दोनों को जब जोड़े तो दोनों में स्टिकी एंड बना है, और स्टिकी एंड आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है। तो स्टिकी एंड या जो ऑब्लिक या तिरछा जो कटिंग करते हैं वैसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि जो बीचों बीच से स्ट्रेट कटिंग करता है उस वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो डेफिनेटली हम आंसर दे सकते हैं जो स्टिकी वाला रहेगा वो ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। आगे देखें। देखो चिपचिपे सिरे अपने पूरक कटे हुए हिस्सों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यह चिपचिपा डीएनए लाइगेज की क्रिया को सुविधाजनक बनाती है। सही बात है, जब भी कोई है ना डीएनए के बीच में, हम पहले से पता है हमें कि ये जो डीएनए का खंड रहता है ना, जैसे एडेनिन जो रहता है डबल बॉन्ड थाइमिन के द्वारा जुड़ता है, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के द्वारा जुड़ता है। इसको हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनर्टियल में पढ़े हुए रहते हैं। तो देखो क्या होता है, जब दोनों स्ट्रैंड, इधर 5 डेज 3 डेज, इधर क्या है 3 डेज है, इंड है, इधर 5 डेज, जब दोनों सिरे चिपचिपे इंड से ऐसे जुड़ेंगे, वापिस से जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से क्रिएट होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ मैं पहले बताया था कि डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की क्रिया को क्या करता है, ये सुविधाजनक बना देता है। कौन कौन बना देता है, ये जो चिपचिपा सीरा है, ठीक है। इसीलिए हम चिपचिपे सीरे या स्टिकी एंड वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। आगे और देखें। जब एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है तो डीएनए खंडों में एक ही तरह के चिपचिपे सिरे होते हैं, उन्हें डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है ना। मैं प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि कट बाय सेम आरई, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक डीएनए के खंड को, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए को फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, वैसे दूसरे जो फॉरेन डीएनए है या जिससे हमें डिजायरेबल जीन चाहिए, उसके डीएनए को भी तोड़ने के लिए वही सेम आरई का यूज किया जाता है, मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। क्यों, क्योंकि तभी तो वो क्या बनाएगा, चिपचिपा सीरा बनाएगा सेम टाइप का, और सेम टाइप का चिपचिपा सीरा होगा तभी तो जाके जुड़ेगा। और साथ में डीएनए लाइगेज भी उसमें मदद करता है। डीएनए लाइगेज को हम पहले ही बता चुके हैं, ज्वाइनिंग एंजाइम होता है। कहीं पर भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाली जब बात आती है तो जोड़ने का काम किसका रहता है, डीएनए लाइगेज का, ठीक है। क्लियर, आगे देखें। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो पहला वाला जो पार्ट था हमारा क्या था कि हम एंजाइम का यूज़ है ना, मोड ऑफ कटिंग वगैरह हम लोग देख चुके है ना, एंजाइम का यूज़ भी देख चुके कि कहाँ पर यूज़ होती है। अब दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है वेक्टर। मैं पहले बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स में हम लोग कितने चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, 4 चीज़ों के बारे में। 4 में से पहला चीज़ हम पढ़ चुके
क्या एंजाइम्स के बारे में कि कैसे काम करती है एंजाइम में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ चुके कि उसका नामकरण वगैरह कैसे किया जाता है, कटिंग मोड ऑफ कटिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, मतलब सेकंड नंबर का हमारे टूल्स में क्या है, वेक्टर। अब वेक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाहक, है ना। इसको लेकिन हम लोग वाहक ना बोलकर हम लोग इनको बोलेंगे समवाहक, ठीक है। समवाहक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर होती है ना वो क्या करती है, जब होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं तो डिजायरेबल जीन लेके जाती है। मतलब ये है कि व्हीकल है, वो व्हीकल का मतलब ये होता है वाहन है। अब देखो क्या होता है, कोई सामान को इधर से उधर ट्रांसफर कराने के लिए वाहन के ऊपर हम लोग डाल देते हैं तो फिर वो एक जगह दूसरे जगह पहुंच जाती है। वही काम सेम ये वेक्टर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्हीकल बोल सकते हैं, वेक्टर बोलते हैं या संवाहक बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं संवाहक क्या होती है। यह एक डीएनए अणु है जो एक विदेशी डीएनए खंड को ले जा सकता है और मेजबान कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। उदाहरण प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज। देखो मैं पहले बता दिया कि दो चीजें जो होती है वेक्टर्स के रूप में, मतलब वेक्टर और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों जो होती है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों जो होती है क्या होती है, वेक्टर के रूप में काम कर सकती है। वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है ना, इसके अंदर में हम लोग क्या किए, डिजायरेबल जीन को ऐड कर दिए। इधर क्या किया, डिजायरेबल जीन यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। अब इस डिजायरेबल जीन को हम क्या कर रहे हैं, डिजायरेबल जीन को हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करा रहे हैं। किसके अंदर, होस्ट के अंदर। होस्ट मतलब वो कोशिका होती है, मेजबान कोशिका, है ना, जो इस प्लाज्मिड को लेती है। तो देखो ये क्या है, मान लो प्लाज्मिड है ये, इस प्लाज्मिड के अंदर में ये वाला जो क्या है, डिजायरेबल जीन है। तो ये डिजायरेबल जीन होती है। तो ये डिजायरेबल जीन को जो लेके जाने वाली स्ट्रक्चर होती है वो ना प्लाज्मिड, वही क्या होती है, संवाहक या वेक्टर बोलते हैं इसको। तो वेक्टर क्या होती है या संवाहक क्या होते हैं करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर देना है कि वह भी एक डीएनए अणु ही होती है जो क्या करती है, फॉरेन डीएनए या तो फिर डिजायरेबल जीन वाले डीएनए को, खंड को लेके जाती है, ठीक है। और लेके जाएगी कहाँ पर, लेके जाएगी होस्ट सेल या मेजबान कोशिका के अंदर में लेके जाएगी। और हमारा काम वही था, है ना, हम लोग यही सोचे थे, क्या सोचे थे कि डिजायरेबल जीन के, डिजायरेबल जीन ही क्या होती है, डिजायरेबल जीन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो होती है डिजायरेबल जीन को लेती है और उसको वही क्या करती है, होस्ट सेल के अंदर में ट्रांसफर कराती है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर देख भी सकते हैं ये बैक्टीरियल डीएनए होती है, प्लाज्मिड होती है। और मैं पहले ही बताया कि प्लाज्मिड जो होती है ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। एक और भी चीज़ है बैक्टीरियोफेज, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, है ना। वहाँ पर बताया रहते हैं बैक्टीरियोफेज कैसे बनती है। तो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरस का जो जीनोम होता है ना वो बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है तो एक ऐसा अलग स्ट्रक्चर, अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं, क्या करने के लिए, वेक्टर के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे और देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग जाने कि देखो प्लाज्मिड जो होती है और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों वेक्टर के रूप में या संवाहक के रूप में कार्य करते हैं, ये जाने हम लोग। लेकिन इसके डेफिनेशन के साथ साथ हम इसका, जब हम लोग बोर्ड वाले बच्चे हैं ना इसमें देख सकते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग परिभाषा के साथ साथ यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे और देखें प्लाज्मिड और क्या होती है, उसके बाद और देख सकते हैं, जैसे मैं पहले ही और बता चुका प्लाज्मिड के बारे में कि जीवाणुओं का स्वायत्त रूप से प्रतिकृति करने वाला गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरिया, देखो इन दोनों के बारे में बताया है, किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में। मैं तो वही बता दिया पहले से कि ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होती है और स्वयं प्रतिकृति कर सकती है, सर्कुलर होती है ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में, इसलिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कौन सा, प्लाज्मिड वाला, है ना। चूँकि ये दूसरे लेसन या दूसरे पार्ट में भी यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डबल इसको बार बार हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना प्लाज्मिड के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगला देखें बैक्टीरियोफेज। प्रति कोशिका में उच्च संख्या में जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की बहुत अधिक प्रति संख्या होती है। प्रति कोशिका में उच्च संख्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक कोशिका के अंदर में, अब देखो बैक्टीरिया एक कोशिका था, वायरस का जीनोम आया और वायरस रेप्लिकेट कर करके अपने नंबर्स को बढ़ा दिया। अब पूरी तरीके से
जो जीनोम का अंडर कंट्रोल, जो बैक्टीरिया के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अंडर कंट्रोल रहेगा, वो किसके जीनोम का रहेगा? वायरस के जीनोम का रहेगा। ठीक है, तो वायरस के जीनोम जो जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम के बहुत अधिक प्रति संख्या को बताती है, मतलब बहुत सारे उसके नंबर्स हो जाते हैं, उसको बताती है कौन? इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और आपको पता भी होगा कि जो गंगा रिवर होती है, मतलब है ना, जो पवित्र गंगा मैया जो है, उसमें बैक्टीरियोफेज की संख्या बहुत ज़्यादा में रहती है। यही कारण है कि गंगा का जल जो है कभी खराब नहीं होता, कभी प्रदूषित नहीं होता। उसको कितना भी गंदा लेके आए हुए रहते हैं, रखे हुए रहते हैं, तो वो हमेशा क्लीन रहता है, हमेशा साफ रहता है। इसका रीज़न है वहाँ पर बेडेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और उसको पानी को क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ रहना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। जब क्लोनिंग वाहकों को मेजबान में गुड़ा किया जाता है तो जुड़ा हुआ डीएनए खंड भी वाहकों की प्रति संख्या के बराबर संख्या तक गुड़ा हो जाता है। ठीक है, सही बात है। देखो क्या है, अब हम लोग क्या किए थे, इस होस्ट सेल के अंदर में हम लोग इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिए थे जहां पर डिजायरेबल जीन था, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, और हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर किए थे? होस्ट या मेजबान कोशिका के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो भाई ये जितने बार रेप्लिकेट करेगा, जैसे मान लो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार, तो जितने बार ये रेप्लिकेट करेगा प्लाज्मिड, क्या डिजायरेबल जीन जो है वो भी उतने बार ही करेगा? करेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड का हिस्सा हो चुका है। इसीलिए जब क्लोनिंग वाहकों को मेजबान में गुड़ा किया जाता है, मेजबान का मतलब ये जो होस्ट सेल होते हैं उसमें, तो जुड़ा हुआ डीएनए खंड, जुड़ा हुआ डीएनए खंड का मतलब ये जो डिजायरेबल जीन वाला जो खंड था ना, वो भी उतने ही संख्या में क्या होंगे? गुणित होंगे। ठीक है, तो क्लियर है। आगे देखें। अब देखो, इसमें तो हम जान गए वेक्टर्स के बारे में, क्या होती है, मतलब वेक्टर क्या करती है, डिजायरेबल जीन को लेती है और होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करती है, ये बात हम जान गए। लेकिन उस क्लोनिंग वेक्टर के पास में, एक वाहक में क्लोनिंग के लिए आवश्यक विशेषताएं, इस वाहक मतलब इस वेक्टर में, इस क्लोनिंग का मतलब होता है रेप्लिकेशन, क्लोन बनाना अपना, सेम प्रतिकृति बनाना अपना ही। ठीक है, तो उसके लिए विशेष है ना, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो उसमें से तीन चार विशेषताओं को हम लोग पहले जानेंगे। तो देखो यहाँ पर PBr322 का प्लाज्मिड का एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और इसको हम लोग को याद अभी रखना है। कई बार ये प्लाज्मिड PBr322 का डायग्राम देता है ना, और इसको बनाने के लिए भी बोलता है बोर्ड वाले बच्चे, और नीट में भी इसको पूछा गया डायग्राम है ये। नीट 2000 है ना, AIPMT होता था तब, 2012 वाले नीट में आया हुआ था कि ये इस डायग्राम से हम क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लेबलिंग दिया हुआ, लेबलिंग को डायरेक्ट लेबलिंग वाले क्वेश्चन जब आएंगे, जैसे यहाँ पर BAM-H1 का साइट है, सेल 1 का PU फर्स्ट का है, PBU का सेकेंड का, PST फर्स्ट का, PBU फर्स्ट का, EcoR1 का साइट है, क्ले फर्स्ट, ये सब मतलब साइट है अलग अलग। साइट का मतलब ये होता है कि जैसे हिंद थर्ड है, तो हिंद थर्ड जो होता है ना, यहाँ पर आएगा हिंद थर्ड नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइड, तो प्लाज्मिड के इस हिस्से को कटिंग करेगा। किस हिस्से को कटिंग करेगा? इस हिस्से को। BAM-H1 आएगा तो इसको कटिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें और दिखा गया है। देखो यहाँ पर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो ये क्या है? तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक जीन है जो जब भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज किया जाता है उसको मारने के लिए, तो एम्पीसिलिन का मान लो यूज कर रहे हैं हम लोग, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो यहाँ पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या करता है? उसको बचाता है। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब आएंगे तो बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होती है, एक ही कोशिका है, और वो कोशिका मर गई तो पूरा पूरा उसका लाइफ ही खत्म। इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंट जीन होती है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और यहाँ पर होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। जो टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक्स लिया जाता है ना, बैक्टीरिया को मारने के लिए या जो बीमारी हुआ रहता है उसको ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर उसका ये प्रतिरोध करता है। तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोधी। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड के अंदर खास बात होती है ये होती है। PBr322 का मतलब होता है प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज नाम का जो साइंटिस्ट था उन लोगों ने बनाया था, बनाया नहीं मतलब इसका डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसके नाम पर ही PBr322 नाम दिया गया है। और भी बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, सबका अलग अलग नाम है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। चलो और देखते हैं इस वाहक में क्लोनिंग के लिए विशेषताएं वगैरह जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, देखते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला साइट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ORI साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। देखो प्लाज्मिड के खास बात होना चाहिए, तभी वो प्लाज्मिड या संवाहक के रूप में काम कर सकते हैं, जब इसमें तीन खास बात होना चाहिए। क्या क्या खास बात होना चाहिए, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो वाला साइट होना चाहिए। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, और अगला क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट भी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें जब रहेगा तभी वो किसके रूप में काम कर पाएगा, वेक्टर के रूप में काम कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, और क्लोनिंग साइट्स वगैरह होना चाहिए। उसको देखते हैं हम लोग आगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट लिखा गया है PBR322 के लिए, हिंद थर्ड, इक्वार1, BAMH1 सेल फर्स्ट, PBU सेकेंड, ये सब चीज़ होती है जो ये इसी में प्रेजेंट रहती है। दूसरा क्या है, ORI साइट भी दिया गया है। तीसरा क्या है, यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी होती है, जैसे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। ROP का मतलब कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। देखो क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन को कोड करने के लिए साइट होती है, प्रोटीन को प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे प्रोटीन हम लोग जानते हैं कोडॉन्स के बारे में, तो कोडॉन जो होती है अमीनो एसिड को कोड करती है और उसी से क्या बनती है, प्रोटीन। तो यहाँ पर भी आरओपी के पास में वही होती है, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन में जब भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो आगे देखें। और अब देखो ORI क्या है, प्रतिकृति का मूल, मतलब जब भी इससे रेप्लिकेशन होकर नया बनना रहेगा उस टाइम में क्या होगा, यह एक अनुक्रम है जहां प्रतिकृति शुरू होती है। ORI से जुड़ा DNA का एक टुकड़ा परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति बना सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ से एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है यहाँ से निकलेगा और एक दूसरा वाला लड़ी बनाएगा, कि दूसरा वाला क्या बनाएगा, प्लाज्मिड बनाता है। यह जुड़े हुए DNA की प्रति संख्या को भी नियंत्रित करता है, मतलब ये कॉपी नंबर्स को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, है ना। क्या करता है, DNA की प्रति संख्या, मतलब ये कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है, कौन सा साइट करता है करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रतिकृति का मूल मतलब ORI साइट को क्या करता है, ORI साइट के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखें। इसलिए लक्षित DNA की कई प्रतियां प्राप्त करने के लिए इसे एक ऐसे वाहक में क्लोन किया जाता है जिसका मूल उच्च प्रति संख्या का समर्थन करता है। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल जीन बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल जीन बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इसको प्राप्त करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाएगा उसी वाले हम लोग किसको लेंगे, वेक्टर को लेंगे या संवाहक को लेंगे। आगे देखते हैं, अगला है सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। यह एक जीन है जो रूपांतरी ट्रांसफॉर्मेंट को चुनने और गैर ट्रांसफॉर्मेंट को समाप्त करने में मदद करता है। अब देखो क्या है, प्लाज्मिड में जैसे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला हम लोग देखे यहाँ पर, जैसे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है, मान लो इस जगह में डिजायरेबल जीन आ गया, डीजी। अब डिजायरेबल जीन यहाँ पर आ गया तो बताओ ये काम करना बंद कर देगा ना, तो काम करना बंद कर देता है। मतलब ये है कि डिजायरेबल जीन यहाँ पर आया है कि नहीं आया है करके जानने के लिए, है ना, हम लोग यूज करते हैं किसको, चयन योग्य मार्कर का यूज करते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो होती है ना, एग्जाम्पल है दोनों किसके, चयन योग्य मार्कर जीन के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे डिजायरेबल जीन आता है इसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है। मतलब ये है कि इन लोग क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो यही टुकड़ा ये टूट गया और इसी टुकड़े की जगह में डिजायरेबल जीन आया है, तो हम कैसे जानेंगे कि डिजायरेबल जीन आ गया कि नहीं आ गया। तो उसको जानने के लिए ही यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसफरमेंट विद रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफरमेंट को जानने और नॉन ट्रांसफरमेंट को जानने के लिए, है ना, पहचानने के लिए ही चयन योग्य मार्कर जीन का होना जरूरी है। और आगे देखते हैं, यदि डीएनए का एक टुकड़ा एक परपोषी बैक्टीरिया में डाला जाता है तो इसे रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ऐसा बैक्टीरिया रूपांतरित होता है, यदि रूपांतरण नहीं होता तो यह गैर रूपांतरित होता है ना, सही बात है। डीएनए के टुकड़े को परपोषी बैक्टीरिया, मतलब जिसके अंदर, परपोषी बैक्टीरिया का मतलब जिसमें प्लाज्मिड है, उसके अंदर हम डालेंगे और डीएनए चला जाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, रूपांतरण बोलेंगे। और नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, मतलब गैर रूपांतरण बोलेंगे। तो यहाँ से याद रखना इन दोनों चीज़ों को। आगे देखते हैं, इस्चीरिया कोलाई के चयन योग्य मार्करों में एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन आदि जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को एनकोड करने वाले जीन शामिल हैं। सामान्य इस्चीरिया कोलाई
कोशिकाओं में इन एंटीबायोटिक्स दवाओं के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं होता। देखो क्या होता है, हम चयन योग्य मार्करों में एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आदि जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को एनकोड करने वाले जीन शामिल होते हैं। किसके पास में होते हैं? इशीरिया कोलाई के पास में। और वो क्या करते समझते हैं, इशीरिया कोलाई कोशिकाओं में इन एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं होता। मतलब ये है कि इशीरिया कोलाई ना ये सब दवाई खाने से, कौन कौन, एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये खाने की वजह से यानी इशीरिया कोलाई क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट जीन नहीं है इनके पास में। ठीक है, मतलब इसके सुरक्षा तंत्र में इसको बचाने के लिए जीन ही प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चयन इशीरिया कोलाई में चयन योग्य मार्कर है ना, मार्कर के लिए कौन कौन से जीन होते हैं एनकोड करने के लिए? तो पहला एम्फिसिलिन, दूसरा क्लोरामफेनिकॉल, एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन। तो ACTK से याद कर सकते हैं इसको, एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन से याद कर सकते हैं। ACTC याद कर सकते हैं या CCTA से याद कर सकते हैं, है ना, कुछ भी हमने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इसको, है ना, कि ये इशीरिया कोलाई के अंदर में ये सब चीज़ को एनकोड करने के लिए क्या नहीं होते, यहाँ पर प्रतिरोधी कोई जीन नहीं है, तो इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक्स देंगे तो मर जाएगा वो। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। विदेशी डीएनए को जोड़ने के लिए वाहक को प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए एकल या बहुत कम पहचान स्थलों की आवश्यकता होती है। एक से अधिक पहचान स्थल कई टुकड़े उत्पन्न करते हैं। यह जीन क्लोनिंग को जटिल बनाता है। इसका मीनिंग क्या है? तो सीधा सा मीनिंग है ना, इसमें एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं समझने के लिए। क्या? कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, बट मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है ना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, आरी की कई साइट होना चाहिए, आरी की कई साइट होना चाहिए, एक लाइन है ये। लेकिन लेकिन एक आरी की केवल एक साइट होना चाहिए, एक आरी की केवल एक एक साइट होना चाहिए, एक साइट होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बात हुआ भाई? यहाँ से हम डायग्राम से इशीरिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 देखे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर जो प्लाज्मिड है ना, देखो अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट दिख रहे हैं, थर्ड, क्लिफज, BAMH1, सेल्फज, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रहे हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा और इधर को कट करेगा, दिख रहा है। लेकिन कहीं पर भी ये जो है ना रिपीटेशन नहीं दिख रहा होगा। रिपीटेशन का मतलब हिंद थर्ड यहीं पर दिख रहा है, दूसरे जगह में और कहीं पर नहीं है। BAMH1 इधर ही बस दिख रहा है और कहीं पर नहीं है। सेल्फज इधर ही दिख रहा है और कहीं पर नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की तो बहुत सारी साइट होना चाहिए, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की केवल एक ही साइट होना चाहिए, तभी काम का है वो वेक्टर। वरना क्या होगा, जैसे हिंद थर्ड यहाँ पर है, हिंद थर्ड यहाँ पर भी है, मान लो, है ना, हिंद थर्ड यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, जब हिंद थर्ड नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा तो इधर को भी कटिंग कर देगा, उधर को भी कटिंग कर देगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण है कि है ना, एक से अधिक पहचान स्थल कई टुकड़े उत्पन्न कर सकते हैं। ये जीन क्लोनिंग को जटिल बना देगा, मतलब कठिन कर देगा इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे देखते हैं। देखो, विदेशी डीएनए का लाइगेशन दो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन में से एक में मौजूद एक प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। मतलब ये है कि हम या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास में उसको ऐड करेंगे, डिजायरेबल जीन को, या तो फिर हम क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले के पास में करेंगे, ताकि हमें उसे आसानी से पहचान सके। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स प्लेट में रखेंगे उसको, तो है ना, एम्पिसिलिन वाले के पास में आके जुड़ा रहेगा, तो एम्पिसिलिन वाले में तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट जीन उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। जैसे टेट्रासाइक्लिन वाले के पास में रखें तो वो वहाँ पर मर जाएगा। तो दोनों को अभी हम लोग देखते हैं, इसका थ्योरी अभी और भी दिया गया है। जैसे एग्जांपल, वाहक में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन के BAMH1 स्थल पर एक विदेशी डीएनए का लाइगेशन हुआ। ठीक है, नतीजन क्या हुआ, पुनः संयोजित प्लाज्मिड बनता है। यदि लाइगेशन नहीं होता तो इसे गैर पुनः संयोजन प्लाज्मिड कहा जाता है। मतलब बोल क्या रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है ये, देखो
ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला जगह था, यहाँ पर हमारा डिजायरेबल जीन ऐसे आ गया, ये डिजायरेबल जीन था, इधर क्या हो गया, एड हो गया। तो एड जब होगा तो क्या, जब यहाँ से ऐसे कटा होगा, बैम H1 हम दिए थे, तो ये वाला लाइन, ये वाला हिस्सा पूरा जो ये पिंक कलर का दिख रहा है वो वाला हिस्सा पूरा कट के क्या हो गया, अलग हो गया, इधर ऐसे अलग हो गया। तो इस अलग के साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला भी अलग हो गया। ठीक है, अब इसी जगह में जो अलग हुआ था उसी जगह में ये हमारा डिजायरेबल जीन आ गया। क्या आ गया, डिजायरेबल जीन। अब इसके आने की वजह से बताओ ये इसका क्या आ गया, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है ना बाहर हो गया और उसकी जगह में डिजायरेबल जीन आ गया। तो उसी को हम बोल रहे हैं हम लोग, वाहक में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन के बैम H1 स्थल पर एक विदेशी डीएनए का लाइगेशन हो गया, जुड़ गया, और नतीजन क्या हुआ, इसको हम बोल दिए क्या, पुनः संयोजक प्लाज्मिड बोल दिए। पुनः संयोजन का मतलब जितना टुकड़ा वो निकला था उतना टुकड़ा आके यहाँ पर जुड़ गया, और जिसमें नहीं जुड़ा उसको हम लोग बोलेंगे गैर पुनः संयोजक प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। और आगे भी देखते हैं आगे। ठीक है, जब बैक्टीरिया के एक जीन के भीतर एक विदेशी डीएनए डाला जाता है तो वह जीन निष्क्रिय हो जाती है। और सही बात है, मैं तो अभी बताया, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब ये है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन निकल गया और उसकी जगह में डिजायरेबल जीन आ गए। तो बताओ ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है क्या इस काम करता रहेगा, काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि काम तो कर रहा था पहले, लेकिन हमारा हमारा वहाँ पर डिजायरेबल जीन आ गया जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आगे और देखें, इसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है ना, बताया, जिसको इसको निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। और यहाँ विदेशी डीएनए के डालने के कारण पुनः संयोजक प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध को खो देता है। मतलब ये है, जब हम टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक्स यदि देंगे इस बैक्टीरिया को तो ये बैक्टीरिया मरेगा। क्यों, क्योंकि उसको बचाने के लिए जो जीन उपस्थित था उसको हम लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन कर दिए, मतलब उसको रिमूव करके उसके जगह में डिजायरेबल जीन डाल दिए। इससे ये पता चल जाएगा कि जो डिजायरेबल जीन था उस प्लाज्मिड के अंदर आ गया है कि नहीं आ गया है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको ही इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, और आगे देखें, जब प्लाज्मिड को इशीरिया कोलाई कोशिकाओं में डाला जाता है तो 3 प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त होती है। ठीक है, सही बात है। अब देखो प्लाज्मिड के अंदर तो डिजायरेबल जीन आ गया, हम लोग पहचान भी लिए उसको, है ना। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला निष्क्रिय हो गया और उसकी जगह हम डिजायरेबल जीन आ गया। अब इसको हम लोग इशीरिया कोलाई में डालेंगे तो क्या क्या चीज होगा उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है और दूसरा और तीसरा, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला क्या, गैर रूपांतरित, उनमें कोई प्लाज्मिड नहीं होता, इसलिए वे न तो टेट्रासाइक्लिन और न ही एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसको देखो कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं पिछले क्लास में बताया था। क्या बताया था कि 3 प्रकार से होस्ट के अंदर में जा सकती हैं। जैसे मान लो ये होस्ट है, ठीक है, पिछले वाले क्लास में देख भी सकते हैं, होस्ट के अंदर इसका खुद का डीएनए रहता है, खुद का डीएनए है, यहाँ पर कोई प्लाज्मिड नहीं आया, नो प्लाज्मिड, कोई प्लाज्मिड नहीं आया, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेट, मतलब होता है गैर रूपांतरित, मतलब कोई रूपांतरण नहीं हुआ इसमें। दूसरा, ठीक है, इसमें खुद का उसका डीएनए है, मूल डीएनए, और यहाँ पर तो प्लाज्मिड आया है ना, प्लाज्मिड है, बट इसमें वही एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट वाला और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये दोनों है। मतलब क्या हुआ, ये नॉन, देखो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये, मतलब ये हुआ ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों रेजिस्टेंट जीन है, उसकी जगह में तो कोई आया ही नहीं है। तो ये वाला सेकंड है, गैर पुनः संयोजक प्लाज्मिड के साथ रूपांतरित, वे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के प्रति प्रतिरोधी थे। क्यों, क्योंकि दोनों के जीन है, यहाँ पर एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन, दोनों के जीन उपस्थित है। यही कारण है कि वो क्या है, यही कारण है कि ये वाला जो है रेजिस्टेंट जीन दोनों में उपस्थित है। तीसरा, पुनः संयोजक प्लाज्मिड के साथ रूपांतरित, वे केवल एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी है। सही बात है, एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में तो इस वाले तीसरे नंबर के पास में, इस होस्ट के पास में जो गया हुआ प्लाज्मिड है वहां पर तो, यहाँ पर तो डिजायरेबल जीन है और यहाँ पर इसका क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से इसको बचा देगा। मतलब हम जिस प्लेट में हम लोग इसको रखेंगे जिसमें एम्फिसिलिन
का एंटीबायोटिक्स लिया गया है उसमें इसको रखेंगे ना तो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जबकि टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट में यदि रखेंगे उसको तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जगह में डिजायरेबल जीन आ गया है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। यहाँ से हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं एक बार वापस से। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, है ना। तीन चीज़ें, तीन कंडीशन आई थी, है ना। तीनों कंडीशन को तो मैं लिख के बता दिया। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इस प्लेट में क्या क्या हुआ। इस तीनों चीज़ों में यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग कि जो बात बोला हूँ डायग्राम में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये मास्टर प्लेट लिया गया था, इसमें नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब कोई नहीं आया है होस्ट सेल के अंदर, इसके अंदर कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, प्लाज्मिड नहीं आया। इसके अंदर देखो ट्रांसफरमेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आया है, मतलब ये है कि ऐसा प्लाज्मिड आया है जिसके अंदर में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के रेजिस्टेंट जीन वाले हैं, मतलब इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, मतलब डिजायरेबल जीन नहीं आए हैं। तीसरे नंबर में देखना ट्रांसफरमेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इसमें इसमें क्या है, एम्फिसिलिन वाला रेजिस्टेंट जीन तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली जगह में क्या आ गया है, डिजायरेबल जीन आ गया है, मतलब इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया उसका। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है मास्टर प्लेट में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, आगे देखते हैं। और यहाँ पर वही बात का थ्योरी दिया गया है, पुनः संयोजक प्लाज्मिड को रूपांतरित को एम्पिसिलिन माध्यम पर प्लेटिंग करके गैर पुनः संयोजक लोगों से चुना जा सकता है, फिर रूपांतरितों को टेट्रासाइक्लिन माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वही बता रहा हूँ, एक दो प्लेट लेते हैं, इसमें एम्पिसिलिन लेते हैं, इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को लेते हैं और इसको डाल डाल के देखते हैं। तो जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहेगा तो बचा देगा, और जिसमें है ना टेट्रासाइक्लिन जीन रहेगा उसको बचा देगा, लेकिन जिसमें टेट्रासाइक्लिन के जीन नहीं है वो बचा पाएगा क्या एंटीबायोटिक से? नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंट जीन जो है इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुका है। आगे और देखें, पुनः संयोजक एम्पिसिलिन माध्यम में बढ़ते हैं लेकिन टेट्रासाइक्लिन माध्यम में नहीं, लेकिन गैर पुनः संयोजन दोनों एंटीबायोटिक दवाओं वाले माध्यम पर बढ़ते हैं। मैं बता दिया कि जो देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों हैं, तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक चाहे टेट्रासाइक्लिन दे चाहे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दे या चाहे दोनों को दे, यहाँ पर वो बचा देगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंट जीन है, बचाने वाले जीन हैं। जबकि इसमें इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है, मतलब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से तो बच जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन देने से वो मर जाएगा क्योंकि उसको बचाने वाला ही नहीं रहा। ठीक है, तो वही बात है ना यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसको हम लोग है ना ऐसे प्लेट के माध्यम से भी बता दिए हैं। देखो है ना, टेट जीन इनएक्टिव हो गया है यहाँ पर इस तरफ, है ना, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, दोनों को हम लोग मास्टर प्लेट में देखो रेप्लिकेशन में करवा दिए, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला था, है ना। तो रेप्लिका प्लेट में दोनों को रखे, मास्टर प्लेट, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी बन गए, है ना, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ ही किया क्योंकि रेजिस्टेंट पावर था, अगर इसके पास नहीं था तो मर जाता है वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। रिकॉम्बिनेंट वाले लोग मर गए, यहाँ पर देखो अलग से दिखाया गया है। रिकॉम्बिनेंट वाले लोग इधर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन इंसर्शन इनएक्टिवेशन होने की वजह से मर गया है। तो रेप्लिका प्लेट से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, इस प्रकार एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन रूपांतरित को चुनने में मदद करता है, निष्क्रिय एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन पुनः संयोजक चुनने में मदद करता है। सही बात है ना, रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसको पता चल जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की वजह से, है ना, पता चल जाता है। क्लियर है, आगे देखें। लेकिन पुनः संयोजकों के चयन का यह प्रकार एक कठिन प्रक्रिया है ना, बहुत एक्सप्लेनेशन करना पड़ा, इसमें बताना पड़ा, समझाना पड़ा, तब जाके कुछ समझ आया है ना। और भी नहीं समझ आएगा तो है ना इसका जो प्लेट वाला जो थ्योरी दिया गया है ना उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इंसर्शन इनएक्टिवेशन से ही समझ आ जाता है रेप्लिका प्लेट के माध्यम से। ये जो कठिन प्रक्रिया है तो इससे हम सरल वाले प्रक्रिया बनाते हैं। देखो क्योंकि इसमें विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं वाली दो प्लेटों पर एक साथ प्लेटिंग की आवश्यकता होती है, अभी देखे भी वहाँ पर प्लेट वगैरह लगाए थे उसके द्वारा हम कर रहे थे। अगला, इसलिए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, है ना, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर वैकल्पिक चयन योग्य मार्कर विकसित किए गए हैं। मतलब ये है हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए में ना दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एक होना चाहिए दो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन वाला होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक लैग जेड जीन वाला आएगा अभी, है ना, लैग जेड जीन वाला होना चाहिए, है ना। इसको अभी बना के भी दिखाए हैं और देखते हैं अभी आगे। तो उसमें क्या होता है देखो, इसमें एक पुनः संयोजक डीएनए का एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज
के कोडिंग अनुक्रम जीन में डाला जाता है, इसलिए जीन निष्क्रिय हो जाता है। निवेशी निष्क्रियता ऐसी क्लोनिंग कॉलोनियां रंग उत्पन्न नहीं करती, इसे पुनः संयोजक कॉलोनियों के रूप में पहचाना जाता है। यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में कोई इंसर्ट नहीं है तो यह क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनियां देती है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है उसको बता रहा हूं मैं। तो देखें इधर, अब देखो हम यहाँ पर लिए लैक जेड जीन, और इसको लैक ओपेरॉन में पढ़े भी रहते हैं हम लोग। ये क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। बीटा, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, मतलब इसका मतलब ये है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करेगा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में। मतलब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पहले क्या था, व्हाइट कलर का था, अब बाद में वो बदल गया किस में, कौन से कलर में, ब्लू कलर में। किसमें बदल गया, ब्लू कलर में। कब, जब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बना तब। और कब बना, जब लैक जेड जीन था तब बना। ठीक है, लेकिन अब चलो बताओ, ये लैक जेड जीन मान लो नहीं रहेगा, है ना, लैक जेड जीन नहीं रहेगा, यहाँ पर लैक जेड जीन क्या हो गए, अपसेंट हो गए। लैक जेड जीन क्या हो गए, अपसेंट। तो अपसेंट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस एंटी लिख रहा हूँ, अपसेंट। तो इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब जो व्हाइट कलर आता था वो किस में नहीं बदल पाएगा, ब्लू कलर में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पर क्रोमोजेनिक मतलब जानते ही होंगे, जैसे टमाटर पहले ग्रीन कलर का दिखता है, बाद में कलर बदल जाते हैं उसके पिगमेंट्स की वजह से। तो पिगमेंट्स वो होते हैं जो कलर देते हैं, कलरेशन करने का काम करते हैं। मतलब जो क्रोमोप्लास्ट वाला जो हिस्सा आता है वो क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी लैक जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या होगा, लैक जेड जीन प्रेजेंट है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाइट से ब्लू कलर में यदि चेंज होता है तो क्या होगा, लैक जेड जीन क्या है, प्रेजेंट। लैक जेड जीन प्रेजेंट है। और जब व्हाइट से ब्लू में जा रहा है तो लैक जेड जीन प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, इसीलिए तो ब्लू कलर में जा रहा है वो। लेकिन कुछ में क्या होता है, व्हाइट कलर ब्लू कलर में नहीं बदला। ब्लू कलर में नहीं बदला क्यों, क्योंकि लैक जेड जीन नहीं था, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं था, क्योंकि लैक जेड जीन नहीं था। तो लैक जेड जीन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जगह में डिजायरेबल जीन आ गया है, तो इसको ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है ये पुनः संयोजक वाला आ गया, वही बात यहाँ पर लिखा है। पुनः संयोजकों के चयन का यह प्रकार एक कठिन होती है। इसमें विभिन्न एंटीबायोटिक्स वाले लेते हैं हम लोग, जो एंटीबायोटिक्स वाला करके देखे अभी, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन उसको। लेकिन इसमें दूसरा देखते हैं कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाले जब देखते हैं कि रंग उत्पन्न करने वाली उनकी क्षमता के आधार पर वैकल्पिक चयन किया गया, इसमें हम लोग देख सकते हैं, है ना। इधर से देखते हैं, है ना, ये वाला। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला क्या था, इसलिए जीन निष्क्रिय हो जाती है। निवेशी निष्क्रियता के कारण कॉलोनियां रंग उत्पन्न नहीं कर सकती, इन्हें पुनः संयोजक कॉलोनी के रूप में भी पहचाना गया है। यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में कोई इंसर्ट नहीं है तो यह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनियां देता है। मतलब वही बताया मैं, व्हाइट से वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर लैक जेड जीन है, मतलब ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जबकि इसमें क्या होता है, व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो पाया, मतलब वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। मतलब नीले रंग की जब कॉलोनी देती है वो ना, तो उसमें लैक जेड जीन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और नीले रंग की कॉलोनी नहीं दे रही, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो चुका है ना। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2025 में पूछा था, इससे पहले और भी पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कि ब्लू रंग की कॉलोनी कब आती है कब नहीं आती। तो सिंपल सी लॉजिक है, ब्लू रंग तभी बदलेगा। अब देखो इस पेन का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर, इसको बदलने के, इस हिस्से को बदलने के लिए, है ना, कोई दूसरे चीज आएंगे तभी तो बदल पाएगा। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पर होता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कोई चीज़ जब चेंज होती है तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो इस एंजाइम का होना जरूरी है। और एंजाइम कौन बनाता है, एंजाइम किससे बने रहते हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से। आरएनए कैसे बनते हैं, डीएनए से। और डीएनए से आरएनए कैसे कब बनते हैं, जब जीन एक्टिव रहता है। तो लैक जेड जीन जब रहते हैं, लैक जेड जीन जब रहेगा
तभी तो ये क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम बनाएगा तभी सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, मतलब व्हाइट से वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में। जबकि यहाँ पर लैक जेड जीन अब्सेंट हो गए, तो अब्सेंट होने का रीजन क्या था कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही ये व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा सही है ना। यहाँ पर देख भी सकते हैं फॉरेन डीएनए, यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर है, तो इंसर्ट विद द लैग जेड, लैग जेड के पास में इंसर्ट हुआ तो क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट जो था वाइट का वाइट ही रहा, है ना, कलर नहीं बदला। जबकि इसमें क्या था, ये फॉरेन डीएनए इसमें इंसर्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट जो है कौन से कलर का दिखने लग गया, ब्लू कलर का दिखने लग गया, है ना। यहाँ से ईजिली समझ सकते हैं, है ना, तो बहुत ईजी है ये वाला। और आगे देखें, ठीक है। इसमें और आगे देखते हैं, इसमें प्लेट में रखे हैं, इसमें एक पुनः संयोजक डीएनए के एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज के कोडिंग अनुक्रम जीन में डाला जाता है, इसलिए जीन निष्क्रिय हो जाता है ना। ये वाला ऐसी कॉलोनियां रंग उत्पन्न नहीं करती, इन्हें पुनः संयोजक कॉलोनी के रूप में पहचाना जाता है। यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को इंसर्ट नहीं है तो क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट की उपस्थिति में नीले रंग की देती है ना। मतलब इस वाले को हम लोग देख चुके और बता भी चुका। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, एक और है जो चौथा नंबर है ना, संवाहक के लिए था, है ना। पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग करने के लिए वाहक की जो जरूरत पड़ती है, उसमें देखो कुछ रोगजनकों के आनुवंशिक उपकरणों को पौधों और जानवरों तक जीन पहुंचाने के लिए उपयोग वाहकों में से रूपांतरित किया जाता है ना। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम नाम का, जो कई द्विबीजपत्री पौधों की एक रोगजनक होती है, और दूसरा होता है रेट्रोवायरस। देखो क्या होता है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो वेक्टर जो बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया की कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उसका नाम है प्लाज्मिड या तो फिर बैक्टीरियोफेज। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह या एनिमल जो होते हैं ना, उसमें प्लांट्स और एनिमल में क्या करते हैं, अलग ही टाइप का प्लाज्मिड लिया जाता है। अलग ही टाइप का प्लाज्मिड का मतलब ये है कि ये क्या करती है, ये देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम नाम का जो एक रोगजनक वाला जो होता है, मतलब ये प्लाज्मिड ही है, इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर मतलब प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए। कौन से सेल में, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर कराने के लिए किया जाता है। जबकि इसका बैक्टीरियल सेल का, इसमें प्लांट सेल का यूज करते हैं। कौन से सेल का, प्लांट सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम नाम का हम लोग वेक्टर लेते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने में लेते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम सामान्यतः पादप कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित करने के लिए डीएनए या टीडीएनए का एक टुकड़ा पहुंचा सकता है। ट्यूनिफेसियम के ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड या प्लाज्मिड को एक क्लोनिंग वाहक में संशोधित किया जाता है जो रोगजनक नहीं होता, लेकिन रुचि के जीनों को पौधों तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जब हम लोग टीआई डिसार्म्ड टीआई प्लाज्मिड वगैरह का जब यूज़ करते हैं, है ना, यहाँ पर देखो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम है प्लांट सेल को कैसे इफेक्ट कर रहा है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा बनती है इनके बीच में। तो क्या होता है, पादप कोशिकाओं में टीआई प्लाज्मिड जो होती है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम पादप कोशिकाओं में क्या करती है, रोग उत्पन्न करती है। लेकिन यदि हम उस टीआई प्लाज्मिड में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीन हैं उसको निकाल देंगे और उसकी जगह में हम डिजायरेबल जीन को डाल देंगे, क्या वो रोग उत्पन्न कर पाएगा, तो नहीं कर पाती। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम तो है क्या कर रही है, वहाँ पर रोग उत्पन्न तो करती थी नेचुरल टाइम में, लेकिन हम जीन को चेंज कर देने की वजह से वहाँ पर क्या नहीं हुआ, रोग उत्पन्न नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम सामान्यतः पादप कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित करने के लिए डीएनए टीडीएनए का एक टुकड़ा पहुंचा सकता है। ये ट्यूमर कोशिकाओं रोगजनक द्वारा आवश्यक रसायनों का उत्पादन करती है। ठीक है, तो ट्यूमर बनाती थी पहले, ट्यूमर है ना, रूट में ट्यूमर बनाती थी, ऐसा देख भी सकते हैं। जैसे टीआई प्लाज्मिड है, टीडीएनए क्रोमोसोम, इसको देखो रूट को इफेक्ट कर रही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन जो होती है, ये जो प्लाज्मिड दिख रहा है, इस प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड जो है इसमें क्या कर दिए, यहाँ पर हम लोग डिजायरेबल डीएनए या टीडीएनए को हम लोग डाल दिए इसके बीच में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसप्लांट प्लांट सेल हो गया, और यहाँ पर जो ट्यूमर बनाता था वो क्या नहीं हुआ, मतलब जो ये ट्यूमर, ये नेचुरल चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोग टीडीएनए मतलब डिजायरेबल जिनको अभी नहीं डाले हैं। ये टीआई प्लाज्मिड जो क्या हुआ कि नॉर्मल टाइम में इस प्लांट के अंदर में ये क्राउन गाल डिजीज पैदा करता था।
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम की क्या खास बात होती है कि वो प्लांट सेल के रूट में ना क्राउन गाल नामक डिजीज कॉज करती है। मतलब ऐसे स्वेलिंग हो जाता है, मतलब कभी कभी हम देखेंगे कि राइजोबियम, जैसे अरहर वगैरह के पौधे को उखाड़ेंगे तो देखेंगे राइजोबियम रहती है, ऐसे गोला गोला गांठें बन जाती है रूट में, तो वैसे क्राउन गाल डिजीज कॉज करती है। ठीक है। और इसके देखो स्टेम में यहाँ पर क्राउन गाल ऐसे दिख दिख रहा है, यहाँ पर स्टेम में रूट से होता हुआ स्टेम में पहुँच जाता है, स्टेम में बनती है क्राउन गाल। ठीक है, तो रूट वो पहले बनती है, फिर रूट से होता हुआ स्टेम में चला जाता है। क्वेश्चन आएंगे कि क्राउन गाल डिजीज कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो रूट ही बताना है लेकिन इसका आंसर। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, जानवरों में रेट्रोवायरस सामान्यतः कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वांछनीय जीनों को पशु कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, इन्फेक्शन बाय रेट्रोवायरस ऑन्कोजीन कैंसर सेल में बदल जाती है। जब रेट्रोवायरस जो होती है या कैंसर सेल में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रेट्रोवायरस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। कौन सा सेल में जीन ट्रांसफर करा सकते हैं? एनिमल सेल में। किसकी मदद से? रेट्रोवायरस। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पूछते हैं कि एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए कौन से वेक्टर है, क्या वेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो कौन से वेक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग? रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। अब अगला है सक्षम परपोषी, मतलब पुनः संयोजक डीएनए के साथ रूपांतरण के लिए, मतलब होस्ट सेल कैसा होना चाहिए उसको भी हमें जानना है। तो होस्ट सेल को देखते हैं। चूंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, मतलब वाटर लविंग, इसलिए यह कोशिकाओं झिल्ली से नहीं गुजर सकते। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, वहाँ से होकर नहीं गुजर सकता ये। इसलिए बैक्टीरिया कोशिकाओं को विदेशी डीएनए या प्लाज्मिड को लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है, मतलब कंपिटेंट सेल बनाया जाता है इसको। इसके लिए बैक्टीरिया कोशिकाओं को एक विशिष्ट सांद्रता के एक विद्युत संयोजक धन आयन बाइवेलेंट कटायन, उदाहरण कैल्शियम प्लस के साथ कुछ उपचारित किया जाता है। इसलिए डीएनए कोशिकाओं भित्ति में छिद्रों के माध्यम से बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ये मान लो ये क्या है, बैक्टीरिया है ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, इसमें कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, Ca+2 कैल्शियम +2 आयन यदि इसको देते हैं, तो कैल्शियम +2 आयन देने की वजह से कंपिटेंट सेल बन जाता है। कंपिटेंट सेल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सक्षम कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं? सक्षम कोशिका। ठीक है, मतलब ये है कि ये कोशिका कैल्शियम मिलने की वजह से क्या हो गया, सक्षम हो गया। क्या हो गया? सक्षम। और सक्षम होने की वजह से ये क्या करेगा, जो डीएनए जो हाइड्रोफिलिक अणु था उसको क्या कर लेगा, ले लेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो होता है फॉरेन बॉडी को तो लेता नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है, कुछ भी प्रकार का नुकसान हुआ तो इसको, है ना, पूरी तरीके नुकसान झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि इसको हम लोग कैल्शियम+2 यानी कि बाइवेलेंट कैटायन देते हैं। यही कारण है कि ये जो कोशिका होती है क्या हो जाती है, सक्षम बन जाती है। और सक्षम बनने की वजह से क्या हो जाती है, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म इनटू द सेल। तो उसके बाद उसके अंदर में चला जाता है। तो उसके अंदर में जाने की वजह से देखो कोशिका भित्ति में छिद्र हो जाती है और उसके माध्यम से वो चला जाता है। मतलब सक्षम कोशिका वो कोशिकाएं हैं जो सामान्य कोशिका की तुलना में डीएनए या अतिरिक्त जो पदार्थ होता है उसको ग्रहण करने की क्षमता रखती है। और सक्षम कोशिका बनाया कैसे जाता है, उसको लालच देकर। लालच का मतलब ये होता है कैल्शियम+2 बाइवेलेंट कैटायन होती है, उसको देने की वजह से, है ना, क्या हो जाती है, सक्षम कोशिका बन जाती है, कंपिटेंट सेल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखें। ठीक है, उसके बाद और ऐसी कोशिकाओं को बर्फ पर पुनः संयोजक डीएनए के साथ उष्मायन किया जाता है, फिर उन्हें संक्षिप्त रूप से 42 डिग्री ताप आघात हीट शॉक पर रखा जाता है और फिर से बर्फ पर वापस लाया जाता है। बैक्टीरिया को पुनः संयोजक डीएनए लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं देखो सारांश बता रहा हूँ, वो सब चीज़ जो बोला गया है उसको, है ना, कैसे दे सकते हैं, हिंट कर सकते हैं। देखो ये क्या था, ये है बैक्टीरियल सेल। ये कौन सी सेल है? बैक्टीरियल सेल है ना। और इसके सबसे आउटर लेयर में होती है सेल वॉल, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई रहती है सेल वॉल, कुछ कुछ में ग्लाइकोकैलिक्स भी होते हैं, लेकिन ये सेल वॉल है। यहाँ से हम फॉरेन डीएनए यहाँ पर लेके आए हुए हैं, और ये डीएनए का जो टुकड़ा है, डीएनए वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए। अब ये क्या कर रहा है, इसको तो ले नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बाइवेलेंट कैटायन दे रहे हैं, Ca+2 दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये इसके अंदर क्या हो गया, जाएगा। अब ये सक्षम कोशिका बन गया। ये डीएनए है और ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है ना, बैक्टीरियल सेल। तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अब ये यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से ऐसे पोर हो जाएंगे। इसमें पोर करने के बाद में ये इधर से, है ना, इंटर कर जाएगा यहाँ पर।
लेकिन ये पोर कैसे हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट का मतलब, इसको हम लोग पहले रखे थे हम लोग बर्फ में। बर्फ का मतलब होता है कितने डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रखे थे। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस में इसको ले नहीं रहा था, तो हम लोग क्या किए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम लोग क्या किए, हीट शॉक दिए। हीट शॉक का मतलब ये है, इसको अचानक से कितने डिग्री में, 42 डिग्री सेल्सियस वाले ताप वाले जगह में रख दिए। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिए, यहाँ पर का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पर जो सेल था उसमें क्या हो गया, सेल वॉल में क्या हो जाते हैं, पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र, और जिसकी वजह से वो जो है ना डीएनए आया था वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। और इसको हीट शॉक देने के बाद में फिर से हम लोग किस में डाल देंगे, इसको 0 डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे। मतलब बर्फ़ के टुकड़े में फिर से इसको डाल देंगे, है ना, कितने टाइम के लिए, कितने मिनट के बाद में, 2 मिनट के बाद में। और कितने डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, होस्ट सेल। तो कुल मिलाकर इस होस्ट सेल के अंदर में ये डीएनए आ चुका है। ठीक है, क्लियर। मतलब ये है कि जो बात यहाँ पर हम थ्योरी में देखे, है ना, उसी का हम लोग यहाँ पर बताया कि क्या ऐसी कोशिकाओं को बर्फ पर पुनः रखा जाता है, उन्हें संचित रूप से 42 डिग्री पर, तो है ना 42 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय के लिए रखते हैं, हीट शॉक देते हैं, फिर से बर्फ पर वापस लाया जाता है। बैक्टीरिया को पुनः संयोजित डीएनए लेने में मदद करता है। मतलब ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होती है ना वो अंदर चली जाती है, और इसी की वजह से अंदर चली जाती है हीट शॉक जब ट्रीटमेंट देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर दिखे दिया है, कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2026 के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक दिया जाता है, तो 42 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे जो है एक क्लास और है, फिर बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।